YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, उस तरफ रुख करते हैं। इस वक्त की एक अहम खबर, अभी तक की अगर बात की जाए जींद उपचुनाव की, तो लोगों में भारी उत्साह है मतदान को लेकर, वोटिंग को लेकर, और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। 9 बजे तक 15% मतदान हो चुका है जींद उपचुनाव में। इस वक्त की एक अहम खबर, कंडेला गांव के बूथ नंबर 13, 15 और 16 में 9 बजे तक 15% मतदान हुआ है। लोगों का भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचना जारी है। लगातार आपको तमाम जो पोलिंग बूथ हैं वहां से हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। इस वक्त की एक अहम खबर जींद उपचुनाव को लेकर लगातार आपके सामने जींद उपचुनाव से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। 9 बजे तक जो अभी खबर है 15% मतदान हो चुका है। लोगों में उत्साह है और इस उत्साह की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। इस उत्साह की वजह हो सकती है विकास के नाम पर वोट डालना। इस उत्साह की वजह हो सकती है अपने अपने शहरों की अगर बात की जाए तो उनको लेकर मतदान करना। और इस वक्त एक और अहम खबर, बूथ नंबर 146 में ईवीएम खराब होने की सूचना आ रही है। ईवीएम में खराबी आई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खराब होने की, और 1 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है तब से खराब है मशीन। इस वक्त की एक अहम खबर, और यहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि अधिकारी अनसुना कर रहे हैं उनकी बातों को। जलालपुर कला गांव में बूथ नंबर 146 में ईवीएम खराब हुई है। माहौल तनावपूर्ण है, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ईवीएम खराब है, और इसको लेकर लोगों का यह कहना है कि अधिकारी बातों को अनसुनी कर रहे हैं। दिलबाग हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। दिलबाग, क्या बात है, क्या कुछ कहा जा रहा है, इस ईवीएम के खराब होने के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है और किस तरह की अनसुनी कर रहे हैं अधिकारी? जी, पुख्ता जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि जींद हल्के के जलालपुर कला गांव में पिछले 1 घंटे से ईवीएम मशीन खराब है। वहां जो है ना वोटर थे और जो कार्यकर्ता थे उन्होंने विरोध जताया और बार बार गुहार लगाई इसको ठीक करने की। इसके बावजूद भी अधिकारियों से बातचीत की गई, मगर अभी तक 140 नंबर बूथ पर किसी भी प्रकार से कोई अधिकारी पहुंचा है और ना ही ईवीएम मशीन अभी ठीक हुई है। जी, तो यहाँ पर जो लोग हैं वोट डालने के लिए आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? तो अगर 1 घंटे से मशीन खराब है तो बहुत लंबी लाइन लग गई होगी। जी, यहाँ के जो 2 बूथ हैं, एक बूथ की मशीनें चली हुई है, दूसरे बूथ की मशीनें अचानक बंद होने की वजह से लोगों में रोष जरूर है, मगर धीरे धीरे यहाँ पोलिंग बूथ पर भीड़ भी बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि जो लोग वोट पोल करने के लिए आ रहे हैं उनके वोट पोल नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से भीड़ लाजमी है, भीड़ भी हुई है और इसके साथ साथ लोगों में रोष भी है प्रशासन के प्रति। जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए दिलबाग। तो माहौल तनावपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1 घंटा बीत चुका है, अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, लोगों का यह कहना है। जलालपुर कला गांव में बूथ नंबर 146 में ईवीएम के खराब होने की सूचना आ रही है। 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है तब से ईवीएम खराब है। अब देखना होगा कि इसको लेकर किस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन जींद उपचुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो अभी तक कड़ी सुरक्षा के बीच बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, और ये अच्छी बात है कि कहीं से अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई जो सवाल खड़े करती हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लोगों में उत्साह है मतदान को लेकर। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। लगातार जींद उपचुनाव के हर पहलू पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे सलाहकार संपादक कमलकांत गौरी जी हमारे साथ हैं, और अभी हमको ज्वाइन किया है वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जादव साहब ने। जादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमलकांत जी, चुनाव हो रहा है विकास के नाम पर, ठीक है ना? देश में सारे चुनाव विकास के नाम पर होते हैं, सबने वोट भी विकास के नाम पर मांगे। जब अगर किसी को घेरने की बात आती है तो कहते हैं कि जी देखिए, इन बातों को छोड़िए, राजनीति को छोड़िए, जिनका विकास नहीं हुआ, जींद बहुत पिछड़ा रह गया। अब इस पिछड़ेपन के लिए, जींद के पिछड़ेपन के लिए सभी को माना जाएगा दोषी? तो सभी की सरकारें प्रदेश ने देखी हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता यहां से आए हैं जींद की इस धरती से। जी, निश्चित रूप से आपने सही कहा। ये जींद जो है वो गढ़ रहा है, उसको अगर राजनीतिक गढ़ कहा जाता है तो जितनी पार्टी की रैलियां होती हैं वो जींद में होती हैं। ये इनेलो का भी गढ़ रहा है, और इसके आसपास से इनेलो के बड़े नेता मैदान में उतरते रहे हैं और जीतते रहे हैं। ये कांग्रेस का भी
कांग्रेस के लीडर्स भी यहाँ से जीतते रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला और उनका परिवार भी इसी क्षेत्र के आसपास से है, वो स्वयं कहते हैं यहीं पैदा हुए और नरवाना से जीते भी हैं वो। और अब 4 साल से बीजेपी भी सत्ता में है, पिछले 10 साल कांग्रेस सत्ता में थी, उससे 5 साल 6 साल 7 साल का जो राज था वो इनेलो का था। आज की जो रेलिवेंट पार्टीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, लेकिन किसी ने विकास नहीं किया। तो इसलिए विकास का दोष दूसरों को देना, ये एक, मैं तो इसे जुमला ही कहूँगा कि दोष दूसरों को दिया जा रहा है, जबकि इसमें सब पार्टीज जो हैं वो दोषी हैं जी। और प्रदेश में कहीं भी मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स जो है वो एक मुद्दा रहता है इसमें, क्योंकि मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्रिसिल नाम की एक संस्था है जो रिपोर्ट देती है, उसकी रिपोर्ट आई थी। तो हरियाणा देश के उन राज्यों में से है जहां पर सबसे ज़्यादा पैसा अर्बन डेवलपमेंट पर खर्च हुआ, और जींद एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है इन द सेंस कि आधे वोटर कम से कम जींद शहर के हैं, आधे गांव के हैं, 70% गांव के हैं, मोटे 1 लाख वोटर लगभग शहर के हैं और 70,000 जो हैं वो गांव के हैं मोटे तौर पर। तो जींद का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बहुत पुरानी डिस्ट्रिक्ट है, पॉलिटिकल गढ़ कहा जाता है। और हरियाणा जैसे स्टेट में जहां पर अर्बन डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा खर्च होता है, उसमें जींद का नंबर नहीं लगा। तो सब पार्टीज दोषी हैं उसके लिए, किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जागरूक साहब, बाहरी कभी भी जब चुनाव होते हैं ना, तो कोई ना कोई किसी न किसी सीट पर ऐसा कोई प्रत्याशी आता है जिसको लेकर बाहरी के आरोप लगते हैं कि तो बाहरी हैं। जब इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, हम सुन भी रहे थे, कुछ जो दर्शक थे, जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे, उनके दिमाग से भी इस तरह की बात उनकी ज़ुबान से भी निकली। किस कदर प्रभावित होगा इन तमाम चीज़ों को लेकर? क्या कोई है ऐसा यहाँ पर जिसको हम साफ तौर पर कह सकते हैं बाहरी? अब देखिए, इस चुनाव में तो अभी जो है कैथल से लगातार जीते रहे रणदीप सुरजेवाला, वो कहते हैं कि मैं तो जींद का ही हूँ। अब ये ठीक है कि लोग कनेक्शन निकाल लेते हैं कई तरह के, लेकिन सवाल ये है कि जब आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए और उसको लगातार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लगातार वहां के लिए काम कर रहे हैं, आपने मुड़कर भी नहीं देखा, तो बाहरी आप हो ही गए। फिर बाहरी की परिभाषा क्या है? अब आप देखिए कि आप जो है जब किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो पहले आपको पहले जो जिस देश के आप नागरिक हैं वहां की नागरिकता आपको छोड़नी पड़ती। तो ये नियम है, ये एक प्राकृतिक सिद्धांत है, बात इसकी नहीं है आप कहेंगे कि इंटरनेशनल अफेयर में है ये यहाँ क्यों लागू होगा, यहाँ भी लागू होगा कि वैसे तो जब आप चले गए दूसरी जगह, देशवासी हैं, फिर हम दूसरी सीट आपने बदल ली और वहां की चिंताएं आप करने लगे, वहां के मतदाता से आप बात कर रहे हैं, वो आपको चुन रहे हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आप बाहरी हो गए ना दूसरे के लिए। अगर आपका कोई पुराना संबंध था तो वो तो संबंध आपका डिस्कनेक्ट हो गया, आपका संबंध टूट गया। या आप कंटिन्यू वहां पर लगे रहते, चाहे कोई भी हो, या जुड़ाव रहता, आना जाना रहता। आप ये साबित करते हैं कि नहीं मैं कैथल से चुना गया हूं, लेकिन जींद से या जो भी है नरवाना से मेरा पुराना संबंध रहा है, तो मैं इस एरिया को छोड़ूंगा नहीं। आप मुद्दे उठाते। अब देखिए कि मुख्यमंत्री ने तो उनका रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया और रिपोर्ट कार्ड में ये कह दिया कि वो इतनी सिटिंग में से कोई 10-15 सिटिंग में ही मुश्किल से गए। अच्छा, फिर सिटिंग पर सवाल आता है कि सिटिंग ही हुई कितनी है विधानसभा में? हाँ चलो ये तो ठीक है, लेकिन जो भी हुई उसमें भी आपका परसेंटेज तो बहुत लो जा रहा है ना। एक बात ये है, ये एक अलग इशू है कि आप सिटिंग ज्यादा बढ़ा चढ़ा के क्यों नहीं कर पाते। प्रदेश की समस्याओं पर ज्यादा से ज्यादा आप थ्रेडवेयर मतलब बहुत बारीकी से उस पर चर्चा हो जाए तो दिक्कत क्या है। एक सवाल ये भी है कि ये जो चुनाव है 21 प्रत्याशी मैदान में है, ठीक है ना, कई निर्दलीय हैं, ज्यादातर 4 प्रत्याशी अपने एक पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी छोटी मोटी पार्टियां हैं अपनी जो कई बार चर्चाओं में नहीं आती, निर्दलीय हैं। जो चुनाव था ये कभी त्रिकोणीय नजर आया ये, ठीक है ना, कभी लगा कि एलएसपी भी मजबूत है, कम उनको भी नहीं आंका जा सकता, वो अलग बात है कि जीत हार अलग बात है, लेकिन एक बड़ा वोट वो भी लेकर आएंगे, एक बड़ी तादाद में वोट लेकर आएंगे। इनेलो का अपना गढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन जो चर्चाएं ज्यादा रहीं वो जेजेपी, कांग्रेस, बीजेपी की रहीं। इनेलो तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसे चमत्कार भी हो सकते हैं अंदर से? नहीं देखिए, एक बात है कि एक जो समझ में आ रहा है कि एक जो तस्वीर नजर आ रही है उसी में से सब कुछ होगा, या कुछ एक चमत्कार निकल कर आ जाए। ये जो चर्चाएं जो अलग अलग तरह से बदलती रही, कोण अलग अलग तरह का आता रहा, उसके पीछे ये है कि हम सिर्फ एक विकास के आधार पर सोच ही नहीं रहे, कभी तो हम जातीय आधार पर सोचते हैं। और सर चुनाव विकास के आधार पर हो भी नहीं रहा यहाँ पर। हाँ, वो क्या है कि मंच पर तो ये दिखाया जाता है कि विकास, पर्दे के पीछे कुछ और ही चलता रहता है। कितने वोट हमारी जाति के हैं, कितने उसकी जाति के हैं, हमने इसको खड़ा कर दिया तो ये कितने खींच लेगा, ये कितने तोड़ लेगा, तो ये हो गया, तो ये 3 ऐसे आ गए तो ये बढ़ जाना है, तो यही चलता रहता है। अब किसी जाति का नाम क्या लें,
लेकिन ये अब भारतीय समाज की एक विडंबना है कि हम जो है कर्म के आधार पर जातियों में बटे थे, लेकिन हमने राजनीतिक आधार पर भी बंटवारा जातियों के आधार पर कर लिया। तो ये तो सोचने की बात है कि आप एक सामूहिक जीवन में, एक सहजीवन में सारी सुविधाओं के लिए किसी को वोट देना चाहते हो, या आप बटके ही अपना ही काम करवाना चाहते हो, हमारे ही लोगों को नौकरी मिल जाए, हमारे ही ट्रांसफर आसानी से हो जाए, हम ही सारी सुविधाओं का भोग ले लें, जो भी आज के जो दुनिया भर के जो स्टैंडर्ड हैं उन सबको हम हासिल कर लें और बाकी लोग रह जाए पीछे। तो ये हमारी सोच, हम बराबरी की सोच पर आ क्यों नहीं रहे? तो ये तो देखने के बाद राजनीति कैसे बदलेगी। बादली देखिए, लोगों ने तो एक कहावत चला रखी थी कि यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन साला आप भी होता उल्टा है कि यथा प्रजा तथा राजा। ठीक है, जैसी प्रजा है वैसा ही राजा है। तो ये इस तरह का जो है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। मैं आऊंगा कमलकांत जी आपके पास। हमारी संवाददाता ज्योति सांगवान ने दिग्विजय चौटाला से कुछ बातचीत की, वो सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो जींद की धरती पर हम हैं, बाई इलेक्शन के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। दिग्विजय चौटाला हमारे साथ हैं। वो दिग्विजय चौटाला यहाँ पर पहुंचे हैं, जिस तरह से वोटिंग की जा रखी है उसको देख रखी है। दिग्विजय टीका लगाकर आप आए हैं, तिलक किया है, भगवान का आशीर्वाद ले लिया, लेकिन आज जनता जो है वो भगवान है, लगता है आशीर्वाद देगी। देखिए, डेमोक्रेसी में, प्रजातांत्रिक प्रणाली में परमात्मा का रूप और परमात्मा का मत, परमात्मा का भी एक मत है, वो जनता के माध्यम से इस मशीन पर डलता है। मैं मानता हूं परमात्मा का मत इस क्षेत्र के विकास पड़े थे, छत्तीस बिरादरी के सद्भाव के लिए, सबके हरियाणा की खुशहाली के लिए हमारे साथ है और एक एक कीमती वोट हमें डलेगा और ना केवल डलेगा बल्कि थम्पिंग मेजोरिटी से ये चुनाव हम जीत करके। पार्टी का पहला चुनाव है, आपका भी पहला चुनाव है, पल्स रेट नॉर्मल है या डर है किसी तरह का? हम राजनीति में नए नहीं हैं, हमने बहुत से इलेक्शन फेस किए हैं, बुरी से बुरी परिस्थितियां फेस की है, तो बहुत अच्छा, आज तो जो हालात हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। हमने बहुत मुश्किल हालात फेस भी किए हैं और हमारे लिए हर चैलेंज जो है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और लोगों के लिए, फॉर द पीपल, ये हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए ये लड़ाई हम लड़ते हैं और लोगों का जब तक हमें साथ मिलेगा तो फिर हमें कोई चिंता नहीं। कौन से मुद्दों को लेकर लगता है कि पब्लिक वोट करे? सिर्फ डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट। सारी चीज़ें जींद की जनता ने पीछे छोड़ दी, जाति पाति धर्म मजहब सब पीछे छोड़ दिया। अच्छी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इस शहर का सौंदर्यीकरण हो, कूड़े करकट को बाहर निकाला जाए, चौतरफा विकास हो, अच्छे नौजवानों को रोजगार मिले, हर तरह से पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की पॉलिटिक्स अब यूथ चाहता है, अगली पीढ़ी चाहती है, बड़े बुजुर्ग भी ये चाहते हैं कि हमारी अगली जो नस्ल है, अगली जो पीढ़ी है, उसको जात पात से आगे बढ़ा करके उसको राजनीति में लाया जाए। आप अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं, कहीं किसी तरह के मिसमैनेजमेंट या लगता है किसी तरह के इन्वॉल्वमेंट किसी पार्टी आ रही हैं, हम उन्हें चेक कर रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि जहां कहीं भी ऐसा होगा वहां हम जाकर के चेक करेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी समय पर सूचित करेंगे। सिंबल मिला है कप प्लेट का, बहुत शुभ है, सुबह सुबह सब चाय तो पीकर आ रहे हैं और चाय भी पियेंगे और कप प्लेट के निशान पर मत भी डालेंगे। क्या लगता है कि लोगों को इसके बारे में कम जानकारी हो, इससे कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं, ऐसा के साथ लोग जा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, अब जागरूक लोग हैं। वो जमाना चला गया जब जो निशान है वो इतना ज्यादा मैटर किया करता था। अब तो जो भावनाएं हैं वो आपके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, आप मीडिया के लोग इतना जागरूक कर रहे हैं, तो अब सब लोग जागरूक हैं। और बल्कि ये नहीं है कि आप हड़बड़ाहट में वहाँ जाके वोट डालते हैं, आप अपना पेशेंस से कूल एंड काम रख करके अपना निशान ढूंढते हैं और उस पर मत देते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद के लिए। तो दिग्विजय को आपने सुना, जिनका कहना है कि जनता डेवलपमेंट को लेकर वोट करेगी और जेजेपी पर विश्वास करेगी, कप प्लेट के निशान पर वोट करेगी। जिनसे खबरें अभी तक के लिए कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ ज्योति सांगवान। चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। ज्योति सांगवान भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी, वो भी वहां पर बूथ पर हैं। कमलकांत जी, चुनाव का इंतजार था, आज वोटिंग चल रही है, ठीक है ना, विकास को लेकर, राजनीतिक पार्टियों की अपने वर्चस्व को लेकर वोट किए गए। यहां का जो चुनाव है ये देश की राजनीति पर भी कुछ असर डालेगा क्या? प्रदेश की पर तो डालने वाला ही है। एक मैसेज जाएगा क्या देश भर में इससे, इस उपचुनाव से? क्योंकि जींद हरियाणा का बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और रणदीप सुरजेवाला का इस चुनाव में कूदना, एक विधायक रहते हुए भी प्रत्याशी बनना, क्या संदेश जाने वाला है? देखिए, देश की बात तो नहीं कर सकते, कुछ इलाके आसपास के, कुछ स्टेट्स हैं, हाँ, आसपास के इलाकों में जरूर असर हो सकता है, खासतौर से हरियाणा पर तो निश्चित रूप से। हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है आसपास के। हाँ, नहीं, इतना भी नहीं कह सकते। हरियाणा पर निश्चित रूप से इसका असर होगा। हरियाणा और हरियाणा से संबंधित लोग जहाँ होते हैं, आप उनको असर कह सकते हैं। खासतौर से दिल्ली में इसका कुछ असर हो सकता है, क्योंकि दिल्ली की पार्टी भी इसमें कूदी है जी। और लेकिन हरियाणा पर निश्चित रूप से इस उपचुनाव का प्रभाव जो है
वो काफ़ी बड़े पैमाने पर है। एक उपचुनाव का जितना असर होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा है। सर मैंने इसलिए पूछ लिया, मैं आपको टोक रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने हरियाणा में निगम के चुनाव में जो जीत हुई थी उसका जिक्र उन्होंने किया। तो ये उपचुनाव तो बहुत हाई प्रोफाइल बन चुका है, नहीं वो तो नजर में तो होगा कहीं ना कहीं, है ना? नेता तो अपनी एक प्रोजेक्शन के लिए कि हम वहां भी जीते, वहां भी जीते, वहां भी जीते, तो सब जगह का नाम लेते हैं। मोदी जी सब जगह का नाम लेते हैं। हाँ, लेकिन ये चुनाव जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 5 मेयर के चुनाव के बाद हो रहा है। तो इसका एक पर्टिकुलर मैसेज है। बिल्कुल ये खाली जींद का उपचुनाव नहीं है एक तरह से, कि जींद का असर अगर इसमें होता और पीछे 5 मेयर का चुनाव नहीं हुआ होता तो इतना असर नहीं होता जितना अब हो रहा है। ये इतना असर इसलिए हो रहा है कि पीछे 5 बड़े शहर में चुनाव हुए और वो शहर हरियाणा के सभी इलाकों के शहर हैं और वहां 5 पर एक विशेष पार्टी जीती और उसके बाद ये जींद का चुनाव आ रहा है। अब जींद के चुनाव में अगर वो पार्टी जीतती है, वो सेम पार्टी जीतती है, तो उसका एक मैसेज वो फ्लो कर सकती है लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी। और कुछ जो सर्वेज भी आ रहे हैं देश भर में अलग अलग चैनल्स पे या अलग अलग जगह से, वो भी एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हम सोच जरूर जींद की बात जरूर कर रहे हैं, कह रहे हैं जींद का प्रभाव होगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड में ये सारी चीजें भी हैं। 5 मेयर्स के चुनाव, कुछ मीडिया में जो चर्चाएं हैं वो, प्लस जींद का चुनाव, तो वो एक माहौल क्रिएट कर रही हैं। इसलिए जींद का चुनाव इतना बड़ा हो गया है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उसको बड़ा कर दिया, खासतौर से कांग्रेस ने उसको बड़ा कर दिया, जजपा ने उसको बड़ा कर दिया। जजपा की मजबूरी थी उसको बड़ा करना क्योंकि वो एक नई पार्टी है, उसका पहला चुनाव था, उसको अपनी प्रेजेंस दिखानी है। अगर वो पहले ही चुनाव में प्रेजेंस नहीं दिखाते तो उनके लिए पॉलिटिकल दिक्कतें हो जाती। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला को उतारा, तो उसने कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला के उतरने से एक हाई प्रोफाइल एलिमेंट उसमें वैसे ही आ गया कि सब पार्टियां उसको कितना महत्व दे रही हैं। फिर सब दलों ने स्वयं कहा कि इस चुनाव से तय होगा कि लोकसभा की दिशा क्या रहेगी, इस चुनाव से तय होगा कि आगे विधानसभा की दिशा क्या रहेगी। तो सब पार्टियों के दिमाग में क्योंकि यही बात है और वो स्वयं पब्लिकली ये बोल भी रहे हैं, तो इसलिए जनता के दिमाग में भी ये एक इंप्रेशन बन गया कि ये चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण रहे। ठीक है। ज्योति वहां पर है 71-72 जो पोलिंग बूथ है वहां पर। ज्योति, क्या कुछ अभी फिलहाल नजर आ रहा है माहौल? जैसे जैसे वक्त अब गुजर रहा है, अभी तक की अगर खबर आ रही थी तो तकरीबन 15-20% मतदान हुआ है। किस तरह का उत्साह लोगों में आपने देखा मतदान को लेकर? हम बार बार इस पर चर्चा कर रहे थे कि चुनाव विकास के नाम की बात तो विकास की हो रही है, लेकिन चुनाव कहीं भी विकास के नाम पर नहीं हो रहा है यहां पर। बिल्कुल नासिर, लोगों में उत्साह है और आंकड़े की अगर बात करें तो हर 2 घंटे के बाद ये प्रतिशत क्लियर किया जाएगा प्रशासन की ओर से कि कितना वोट किया गया है। 9 बजे तक का आंकड़ा, 9 बजे तक के आंकड़े की अगर बात करें 15% वोट किया गया है। अभी भी लोग कतारों में हैं, 71-72 जो बूथ हैं उन पर हम खड़े हैं, यहाँ पर लोग कतारों में खड़े हैं, वोट किया जा रहा है, काफी उत्साह है। और वोट परसेंट जो है उस आंकड़े को लेकर कयास ये है कि वोट परसेंट काफी ठीक ठाक हो सकता है। इसके अलावा आपने बात की कि विकास, ये पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि विकास इस चुनावी प्रचार में कहीं नजर नहीं आया। बातें जरूर की गई, लेकिन आप मानकर चलिए कि जितने हैवीवेट नेताओं को उतारा गया है, उम्मीदवारों को उतारा गया है, ये चेहरे की लड़ाई है, ये पूरी तरह से प्रेस्टीज इश्यू है सभी पार्टियों के लिए। और विधानसभा चुनाव चूंकि करीब है, लोकसभा चुनाव के साथ अगर नहीं होते हैं तो अगले 6 से 7 महीनों में चुनाव होने हैं। उस समय के दौरान और ये जो रखेगा समय की राशि, इसमें कितना विकास करवाया जा सकता है और विकास के दावों की हकीकत क्या हो सकती है इस समय के दौरान, वो आप खुद भी समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ पार्टियों की अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और हर एक पार्टी की ओर से पूरी कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी कतारों में ये लोग खड़े हैं, वोट कर रखे हैं। इनसे बात करने की कोशिश भी चलिए करते हैं कि किस मुद्दे को लेकर ये वोट करेंगे, इनसे जानेंगे और क्या विकास वाकई इनके जहन में है। वोट करने आए हैं जो। मैम, नाम क्या है? ईश्वर देवी जी। आपका मुद्दा क्या रखेगा? अभी वोट करने जा रखी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? क्या विकास को लेकर वोट करेंगी या किसी पार्टी को देखकर कि चलिए इस पार्टी के लिए करना है, किसी उम्मीदवार को देखकर? बताइए। नहीं, विकास को देख के करना है। आपको लगता है कि वाकई विकास करवा पाएंगी पार्टियां, जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगी? अच्छा, आप जानेंगे कि वाकई जिनका विकास हुआ है, जितना वादे किए जाते हैं हर बार, आम चुनाव में भी किए जाते हैं, इस बार जी नासिर, वहाँ के लोगों को कि आपको लगता है कि अब जो 5-6 महीने का वक्त बचा है
कितना करवा पाएंगे अगर कोई भी जीतता है? जो पिछले यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इतने साल हो गए हमको, 10-20 साल हो गए, कभी कुछ नहीं हुआ, तो इन 5 महीने में क्या करवा देंगे कोई प्रत्याशी जीतने के बाद? सवाल भी नासिर यही है कि समय बहुत कम है, अभी विधानसभा चुनाव करीब है और हरियाणा निर्माण के साथ ही जींद भी जिला था अस्तित्व में, लेकिन अभी भी पिछड़े जिलों की गिनती में ही आता है। आपको लगता है कि बहुत कम समय में पार्टियों ने जो बड़े बड़े वादे कर दिए हैं उनको पूरा कर लेंगे? इस सरकार के टाइम में तो काम हुए हैं फिलहाल जो सरकार के, हाँ जी, तो उसी के आधार पे वोट देंगे। तो आपको उम्मीदें भी इसी सरकार से हैं फिर स्वाभाविक तौर पर? 100%। जो बड़े बड़े नेता उतरे हैं, कैथल से आए हैं, रणदीप सुरजेवाला, जेजेपी पार्टी का पहला चुनाव है, क्या इनके चेहरों को देखकर कितने बड़े नेता हैं, इनका कोई इम्पैक्ट होगा आप पर? चेहरों का कोई प्रभाव नहीं, विकास का प्रभाव है सबके। चलिए इनसे जानते हैं जो पढ़े लिखे वोटर्स हैं वो क्या सोचते हैं, क्या विकास को लेकर वोट करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या विश्वास है आप लोगों को कि जो वादे किए गए हैं उनमें कोई सच्चाई है? विकास होगा मैडम, लेकिन उनका विकास होगा जो जीतेगा। विकास केवल उनका होगा, पब्लिक का कोई विकास नहीं होगा। सिर्फ इन लोगों के कहने में और करने में बहुत अंतर है। ये लोग वोटिंग से पहले तो हाथ जोड़ेंगे और करेंगे आप हमें वोट दें, हम आपका विकास करेंगे, लेकिन जब ये जीत जाएंगे तो कोई किसी का विकास नहीं होगा। सड़कें वैसी टूटी पड़ी हैं, भ्रष्टाचार फैलेगा, पहले भी भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार अब भी है और भ्रष्टाचार आगे भी रहेगा। भ्रष्टाचार तो मोदी जी खत्म कर सकते, ना कांग्रेस खत्म कर सकती, ना कोई मुद्दे पर वोट देंगे। उसने बोल दिया मैं बीजेपी को वोट दूंगा, तो फंस जाएंगे उसमें। उसने तो साफ ही कैसे है, वोटिंग करना हमारा अधिकार है, ठीक है। हम किसे सही चुनते हैं या किसे गलत चुनते हैं वो डिपेंड करता है किस्मत पर। ये जींद उपचुनाव इतना मतलब ये कि पूरी जो राजनीति है उसकी नजरें जींद पर आकर टिक गई, तमाम बड़े बड़े नेता आए, इसके क्या मायने देखते हैं आप? सभी दिग्गज लोग यहाँ जींद से खड़े हैं, ठीक है। तो इसी कारण से इस समय जो जींद का उपचुनाव है सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि यहाँ से सभी दिग्गज यहाँ पर खड़े हैं कि इनको लगता है, और यही कारण है कि बेहद खास ये उपचुनाव हो गया कि महिलाएं हैं, कुछ उनसे जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। आप वोट करने आई हैं, महिलाओं के लिए कुछ अलग से सोचकर आई हैं कि महिलाओं का हितैषी कौन है, जींद का हितैषी कौन है, किसने जो वादे किए गए थे, या उनके बूते आप वोट करेंगी? नहीं वो बोल रही है, वो तो बोलते हैं। महिला की जी सुरक्षा का ध्यान मेन तो ये है, ठीक है। जो लेडीज जी, हैं बिल्कुल थोड़ी सी भी शाम हो जाए उसके बाद डरती हैं बाहर ठीक है, मेन ये मुद्दा है। और जरा सा वोटिंग के लिए सेपरेट लाइन हो जाए महिलाओं के लिए, ये प्रॉब्लम है बस थोड़ी सी। तो महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, जिनको विकास की जरूरत है, वादे किए गए हैं, सुरक्षा के भी वादे हैं नासिर, और विकास के जाने के बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं। सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आएंगे। मेरे जो लाइनों में लगे लोग हैं, हम राजनीतिक लोग हैं और हमें मेरा 4था-5वां इलेक्शन है। मैं निगाहों से पहचान सकता हूं कि हमारे वोट डालेंगे कि नहीं। लगता है कुछ नया तो नहीं लग रहा आपको, क्योंकि ILD और चुनाव मेरा पहला ही ये नया है और खुद का चुनाव लड़ने का एक अलग एक्सपीरियंस है, और दूसरे का चुनाव लड़ना शायद आसान होता है, खुद का चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल होता है। कभी आप भी लड़के देखें, आपको एहसास होगा। सर एक इंग्लिश में चर्चा को जारी रखेंगे। एक ब्रेक के बाद बहुत सारे सवाल हैं कि कितना विकास करा देंगे तमाम राजनीतिक दल। बातें तो कर रहे हैं कि ये कराएंगे वो कराएंगे, कोई रुकेगा यहाँ पर जींद में जीतने के बाद?